नमस्कार मित्रों, जीके भाई विष्णु सर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आखिरी क्लास में हमने राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में चर्चा की थी और राजस्थान का जो विभाजन है वो कितने प्रकार से किया गया है उसी के बारे में हमने चर्चा की थी। उसमें सबसे पहले हमने बताया था कि राजस्थान का सर्वप्रथम जो भौतिक विभाजन है वो किसने किया था? डॉक्टर वी.सी. मिश्रा ने 1968 में, और वी.सी. मिश्रा ने राजस्थान को 7 भागों में विभाजित किया था। उसके बाद में एक नॉर्मल सा डिवाइडेशन देखा कि भौगोलिक शब्दावली के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है। भौगोलिक शब्दावली के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में बांटा गया था, और 3 भाग थे मरु, मेरु और माल। मरु किसे कहा गया था? मरुस्थल को। मेरु अरावली पर्वतमाला को, और माल अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग को कहा गया था। इस तरह से ये 2 डिवाइडेशन हो गए थे, और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइडेशन उसकी भी हमने चर्चा कर ली थी। तीसरा डिवाइडेशन था कि उच्चावच के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है। उच्चावच के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया था: पश्चिमी रेगिस्तान, अरावली पर्वतमाला, पूर्व का मैदान और हाड़ौती का पठार, जिसे दक्षिण पूर्व का पठार भी कहा जाता है। और इन 4 भौतिक भागों का यहाँ से 2-3 नॉर्मल जो क्वेश्चन है उनके बारे में भी चर्चा कर ली थी कि पश्चिमी रेगिस्तान में राजस्थान की कितनी जनसंख्या निवास करती है, अरावली पर्वतमाला में कितनी जनसंख्या निवास करती है, कितने % भाग पर फैला हुआ है, किसका अवशेष है। ये सभी क्वेश्चनों के बारे में हमने बातें कर ली थी, चर्चा कर ली थी। और अब ये जो 4 भौतिक भाग है, पश्चिमी रेगिस्तान, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार, इन चारों ही भौतिक प्रदेशों को अलग अलग प्रकार से इनकी विशेषताएं देखेंगे। अब सबसे पहला पार्ट था अपना पश्चिमी रेगिस्तान। पश्चिमी रेगिस्तान से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, या क्या क्या उसकी विशेषता है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा अपना वो है पश्चिमी रेगिस्तान की विशेषता। पश्चिमी रेगिस्तान की विशेषता। पश्चिमी रेगिस्तान की विशेषता, क्या क्या विशेषता है और क्या क्या अपने को याद रखना है। देखो, पश्चिमी रेगिस्तान की विशेषता, सबसे पहले ये जो पश्चिमी रेगिस्तान है यह नवीन मरुस्थल माना जाता है, उष्ण मरुस्थल माना जाता है। कैसा मरुस्थल है यह? नवीन उष्ण व युवा मरुस्थल माना जाता है। युवा मरुस्थल, यानी कि ये जो मरुस्थल है, रेगिस्तान है, पश्चिमी रेगिस्तान, ये कैसा कैसा है? नवीन मरुस्थल है, वर्तमान में भी बढ़ रहा है। उष्ण मरुस्थल, रेगिस्तान है तो इसका जो स्वभाव है उष्णता है, गर्म रहता ही है, ठीक है। और युवा मरुस्थल है, वर्तमान में भी आगे बढ़ रहा है, ठीक है। नवीन, युवा और उष्ण मरुस्थल है। इस रेगिस्तान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? पश्चिमी रेगिस्तान का क्षेत्रफल, पश्चिमी रेगिस्तान का क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आरपीसी सेकंड ग्रेड 2016 महिला सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछा गया है कि रेगिस्तान का क्षेत्रफल कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। इस रेगिस्तान की लंबाई कितनी है? मरुस्थल की लंबाई, तो मरुस्थल की लंबाई है 640 किलोमीटर, जबकि इस रेगिस्तान की चौड़ाई कितनी है? इस रेगिस्तान की जो चौड़ाई है वो है 300 किलोमीटर। ये रेगिस्तान समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है मित्रों? औसत ऊंचाई, समुद्र तल से औसत ऊंचाई है इसकी 200 मीटर से 300 मीटर के लगभग, यानी कि 200 से 300 मीटर औसत ऊंचाई है रेगिस्तान की। लंबाई कितनी है? 640 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई कितनी है? 300 किलोमीटर। और इस रेगिस्तान का क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ये जो मरुस्थल है, ये मरुस्थल विश्व का सबसे घना मरुस्थल माना जाता है। विश्व का सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल, विश्व का सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल।
यानी कि हमने कल देखा था कि इस रेगिस्तान में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। तो इसमें बसावट बहुत ज्यादा है। विश्व में जितने भी रेगिस्तान हैं उन सभी रेगिस्तानों की तुलना में इस थार के मरुस्थल में अत्यधिक बसावट है। इसीलिए विश्व का सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल कौन सा है? आरपीसी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि विश्व का सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल कौन सा है, सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। लैंग्वेज एग्जाम में कैसे भी आए, वहां यह न पूछे कि भारत का सबसे अधिक बसावट वाला मरुस्थल कौन सा है, राजस्थान का अधिक बसावट वाला मरुस्थल कौन सा है, वहां डायरेक्ट ऐसे पूछ ले कि विश्व का सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल कौन सा है। ये वाला जो वर्ड है, ये वर्ड अक्सर कंफ्यूज करता है बच्चों को, विश्व का। और ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो ऑप्शन में सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, ये सभी होंगे। अपने को वहां नहीं जाना है, सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल पर नहीं जाना। यदि क्वेश्चन आ गया विश्व का सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल कौन सा है, तो कौन सा है? थार का मरुस्थल। अत्यधिक व्यक्ति निवास करते हैं दूसरे मरुस्थल की तुलना में। ठीक है, ये इसकी एक अच्छी विशेषता है। ये जो मरुस्थल है ये सर्वाधिक जैविक विविधता वाला मरुस्थल माना जाता है। नेक्स्ट विशेषता है, यह सर्वाधिक जैविक विविधता वाला मरुस्थल है, सर्वाधिक जैविक विविधताओं वाला मरुस्थल है। यहां सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक बसावट है। इस मरुस्थल में जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना पाया जाता है? मरुस्थल का जनसंख्या घनत्व, तो इस मरुस्थल का जनसंख्या घनत्व है 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। रेगिस्तान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। विश्व में सर्वाधिक घना बसा हुआ मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। ये सभी इस मरुस्थल की विशेषता है। इसके साथ और कौन कौन सी विशेषता है? तो देखो, ये जो मरुस्थल है इस रेगिस्तान को रुक्ष प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रुक्ष प्रदेश। रुक्ष प्रदेश किसे कहा जाता है? रेगिस्तान को रुक्ष प्रदेश कहा जाता है। रुक्ष यानी रूखा सूखा प्रदेश। और थार के मरुस्थल को रुक्ष प्रदेश किसने कहा था? थार के मरुस्थल के लिए रुक्ष प्रदेश शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो रुक्ष प्रदेश शब्द का प्रयोग किया था डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, इन्होंने इस थार के मरुस्थल के लिए सबसे पहले रुक्ष शब्द का प्रयोग किया था। तो अपने को यह भी ध्यान रखना है कि थार के मरुस्थल को या पश्चिमी रेगिस्तान को रुक्ष प्रदेश भी कहा जाता है। और रुक्ष प्रदेश कहने वाला जो पहला व्यक्ति था वो कौन था? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने ही इसे रुक्ष प्रदेश कहा था। इस रेगिस्तान में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति, तो रेगिस्तान में कौन सी वनस्पति पाई जाती है मित्रों? रेगिस्तान में छोटी पत्ती वाली कांटेदार झाड़ियां पाई जाती है। यहां पर कैक्टस पाया जाता है, कैक्टस, नागफनी पाई जाती है। ये रेगिस्तानी वनस्पति है। और इस रेगिस्तानी वनस्पति को क्या कहा जाता है? मरुद्भिद कहा जाता है। रेगिस्तानी वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? मरुद्भिद। मतलब रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो मरुद्भिद वनस्पति के नाम से जाना जाता है। और वो वनस्पति कौन कौन सी है? छोटी पत्ती वाले कांटेदार झाड़ियां होती है, कैक्टस होता है, नागफनी वगैरह, ये सब रेगिस्तान में पाए जाते हैं और इन्हें ही रेगिस्तानी वनस्पति कहते हैं या फिर इसे मरुद्भिद कहा जाता है। यदि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो हो सके वहां पर मरुद्भिद नहीं हो, क्योंकि सामान्य सा नाम है, मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति को मरुद्भिद कहा जाता है। यहां से इसका साइंटिफिक नाम दे दे तो भी आपको ध्यान रखना है। मरुद्भिद वनस्पति का जो वानस्पतिक नाम है इसे जीरोफाइट कहा जाता है।
जीरोफाइट। मरुद्भिद वनस्पति को क्या कहा जाता है? जीरोफाइट भी कहा जाता है। और जीरोफाइट या मरुद्भिद वनस्पति एक ही नाम है। कौन सी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है इसमें? इस प्रकार की कैक्टस, नागफनी या छोटी पत्ती वाली कांटेदार जो झाड़ियां हैं वो वनस्पति इसमें शामिल है। अगला है कि इस रेगिस्तान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेगिस्तान में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो इस रेगिस्तान में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो सभी को पता है, रेतीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। रेतीली मिट्टी या फिर इसे कह सकते हैं बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी इस रेगिस्तान में अत्यधिक या सर्वाधिक पाई जाती है, जिसे शुष्क मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? शुष्क मिट्टी। अब देखो यहां से भी कोई आने लायक क्वेश्चन नहीं है। रेगिस्तान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन में रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी दिखेगा तो हर कोई सही कर सकता है। यहां पर जरूर ध्यान रखना है कि शुष्क मिट्टी, क्योंकि रेतीली मिट्टी कैसी होती है? शुष्क मिट्टी होती है। और रेतीली मिट्टी या शुष्क मिट्टी को और क्या कहा जाता है? अमेरिकन डिवाइडेशन के अनुसार इसे एरिडोसोल्स भी कहा जाता है। ये नाम अपने को ध्यान रखना है। मिट्टियों का जो अमेरिकन डिवाइडेशन हुआ है उस डिवाइडेशन के अनुसार इस मिट्टी को एरिडोसोल कहा जाता है। ये विशेष क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। एरिडोसोल्स। हाँ, रेगिस्तान में पाई जाने वाली मिट्टी को एरिडोसोल्स भी कहा जाता है। रेतीली मिट्टी, बलुई मिट्टी, शुष्क मिट्टी या इसके अलावा एरिडोसोल्स के नाम से इसे जाना जाता है। इस रेगिस्तान का ढाल कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर है? रेगिस्तान का ढाल किस दिशा से किस दिशा की ओर है? तो ढाल भी पूछा जाता है। ढाल का अपने को याद रखना है, इसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर रेगिस्तान का ढाल माना जाता है। ये सारी विशेषताएं हैं रेगिस्तान की, और बहुत कुछ है इस रेगिस्तान में पढ़ने के लिए। हर बात से, हर लाइन से एक एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसलिए प्रत्येक लाइन को गौर से देखना है और याद करना है। स्क्रीनशॉट ले लो मित्रों, आगे चलते हैं इसके बाद। हाँ, ये हो गई रेगिस्तान की कुछ विशेषताएं। अब इसके बाद में अन्य विशेषता कौन कौन सी है वो देखते हैं। रेगिस्तान का ढाल देखा आपने कि रेगिस्तान का ढाल किस दिशा से किस दिशा की ओर है? तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर रेगिस्तान का ढाल है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी, जिसे बलुई मिट्टी भी कहते हैं, शुष्क मिट्टी या एरिडोसोल्स भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा अब और क्या क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से? तो देखो, रेगिस्तानी पार्ट, रेगिस्तान का जो उच्च भाग है उसे क्या कहा जाता है और जो निम्न भाग है उसे क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का उच्च भाग, तो देखो उच्च भाग, रेगिस्तान के उच्च भाग को थली कहा जाता है। थली, जबकि इसके निम्न भाग को तली कहा जाता है। निम्न भाग को तली कहा जाता है। जैसे ये रेगिस्तान है आपका, ये आपका राजस्थान है, और राजस्थान में ये आपकी अरावली पर्वतमाला मान लो, ये अरावली पर्वतमाला हो गई। अरावली पर्वतमाला के इस तरफ क्या है? रेगिस्तान है। ठीक है, अब रेगिस्तान का ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को क्या कहते हैं? उच्च भाग को थली कहा जाता है, और ये वाला जो निम्न पार्ट है इसे तली कहा जाता है। रेगिस्तान के उच्च भाग को किस नाम से जाना जाता है? थली के नाम से, और निम्न भाग को तली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहीं से देख लो। क्वेश्चन ये आता है कि वर्तमान में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में कुल कितने जिले स्थित हैं? वर्तमान में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में कितने जिले हैं? तो देखो मित्रों, अभी राजस्थान का पुनर्गठन हो गया है, नवीन राजस्थान बन गया है। राजस्थान में वर्तमान में 50 जिले हो गए हैं। जब राजस्थान में 33 जिले थे, तब अरावली के पश्चिम में कुल 13 जिले स्थित थे। कितने जिले थे? 13 जिले थे। उन 13 जिलों में से यहाँ पर जो सिरोही जिला है, उस सिरोही जिले को छोड़कर 12 जिलों में इस रेगिस्तान का विस्तार माना जाता था। लेकिन अब 50 जिले हो गए हैं।
अब अरावली के इस तरफ यानी पश्चिम में कितने जिले हैं, ये अपडेट आपको याद रखना है। तो वर्तमान में अरावली के पश्चिम में कुल 20 जिले हैं। कितने जिले हैं? 20 जिले। वर्तमान में अरावली के पश्चिम में 20 जिले हैं और ये जो 20 जिले हैं, इन 20 जिलों में से सिरोही जिले को छोड़कर 19 जिलों में रेगिस्तान का विस्तार माना जाता है। यानी कि सीधे तरीके से हम कह सकते हैं कि राजस्थान के कितने जिलों में रेगिस्तान फैला हुआ है, तो 19 जिलों में रेगिस्तान फैला हुआ है वर्तमान में। इस कंडीशन में कि जब राजस्थान में 50 जिले हो गए हैं, ये 19 जिले कौन कौन से हैं ये अपने को याद होना चाहिए और इसके लिए अपने को नक्शा याद होना चाहिए 50 जिलों वाला। तो देखो फिलहाल तो हम यहाँ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। 19 जिले कौन कौन से हैं? सबसे पहले यहाँ पर आपका गंगानगर जिला है, गंगानगर के बाद में हनुमानगढ़ है, यहाँ पर आपका चूरू है, यहाँ झुंझुनू और यहाँ पर है आपका सीकर, इधर अनूपगढ़, बीकानेर, यहाँ आपका जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में यहाँ बाड़मेर है, बाड़मेर और बाड़मेर के बाद में यहाँ वर्तमान में सांचौर है, सांचौर, सांचौर और सांचौर के बाद में फिर आता है आपका सिरोही जिला, सिरोही। अब देखो बाड़मेर के ऊपर बालोतरा नया बन गया है, बालोतरा। इधर सांचौर के ऊपर जालोर जिला है, जालोर है, यहां पर पाली जिला है, पाली। फिर पाली के ऊपर यहां पर ब्यावर है, ब्यावर है। इधर यहां पर फलोदी जिला है, फलोदी। उसके बाद जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण के बाद में यहां पर जोधपुर है, जोधपुर। ठीक, यहां पर आपका नागौर जिला है, नागौर। और फिर नागौर से एक जिला अलग हुआ है आपका डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। ये जिले हैं। यहां पर देखो काउंटिंग कर लेते हैं एक बार कितने हुए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, बिल्कुल 20 हो गई। ये 20 जिले हैं वर्तमान में अरावली के पश्चिम में। तो देखो मित्रों, वर्तमान में यदि क्वेश्चन आता है कि अरावली के पश्चिम में कुल कितने जिले हैं, तो वर्तमान में अरावली के पश्चिम में कुल कितने जिले हैं? 20। पहले कितने जिले थे? 13 जिले थे। ये जो 20 जिले हैं, इन 20 जिलों में से इस सिरोही जिले को छोड़कर, सिरोही जिले को छोड़कर बाकी इन 19 जिलों में रेगिस्तान का विस्तार माना गया है। पहले भी इस सिरोही जिले को छोड़कर 12 जिलों में रेगिस्तान का विस्तार माना गया था। अब आपको पता है फलोदी, डीडवाना, बालोतरा, इधर सांचौर, ये ब्यावर, ये बहुत सारे नए जिले बन गए। इसीलिए अब वर्तमान में संख्या आपको याद रखनी है 20। इधर देखो मैं लाइन लिख रहा हूं, वर्तमान में अरावली के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में कुल जिले कितने हैं? 20 जिले। कुल कितने जिले हैं? 20 जिले हैं अरावली के पश्चिम में। इन 20 जिलों में से सिरोही को छोड़कर कितने जिलों में रेगिस्तान का विस्तार है? तो 19 जिलों में रेगिस्तान का विस्तार है। सिरोही को छोड़कर 19 जिलों में रेगिस्तान का विस्तार है, रेगिस्तान का विस्तार है। ये लो साहब, ये आपको ध्यान रखना है कि 20 जिले हैं टोटल सिरोही सहित, लेकिन सिरोही में रेगिस्तान का विस्तार नहीं माना गया है। इसीलिए सिरोही को छोड़कर बाकी अन्य सभी जिले हैं 19 जिले, इनमें रेगिस्तान का विस्तार माना गया है। यहां से ये भी नॉर्मल सा क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा जिला अरावली के पश्चिम में नहीं है। इसीलिए अपने को ये जिले ज्ञात होने चाहिए। 4 ऑप्शन वहां से आपको सुमेलित कीजिए वाला दे दे, या फिर 4 ऑप्शन दे दे,
तो अपने को याद ही नहीं होगा, वो इधर वाला जिला उठाकर रख देगा, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा जिला किधर है। इसलिए ये जिले अपने को याद होना चाहिए। या फिर निम्न में से कौन से जिले में रेगिस्तान का विस्तार नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तो वो ऑप्शन में आपको दे देगा सांचौर, सिरोही, सीकर, जालोर। तो इसमें से सिरोही में रेगिस्तान का विस्तार नहीं है। तो ये चीजें अपने को याद होनी चाहिए। जितनी भी चीजें आप लोग पढ़ रहे हो, एक एक चीज, एक एक लाइन अपने को याद होना ही चाहिए, तभी पेपर देने में मजा आएगा और पेपर को क्लियर करने में मजा आएगा। देखो मित्रों, वर्तमान में जो एग्जाम पैटर्न है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, एग्जाम पैटर्न डिफिकल्ट है, और उस पैटर्न की वजह से पेपर भी हार्ड लग रहा है। 4 ऑप्शन दे रहे हैं, 4 ऑप्शनों के अंदर फिर 4 ऑप्शन दे रहे हैं। अपने को पता चल रहा है कि कौन सा क्वेश्चन कैसा है। एग्जाम पेपर को देखो, जिसने पेपर दिया है उसको तो पता चल गया, जिसने नहीं दिया है वो अभी 4 तारीख को एग्जाम हुआ था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, उसके पेपर को, पैटर्न को देखो कि कैसा पेपर आ रहा है। तो कुल मिलाकर पैटर्न समझना है और हर चीज अपनी पढ़ी लिखी तैयार होनी चाहिए, तब जाकर पेपर देने में मजा आएगा। ये की अपने बात कि रेगिस्तान का विस्तार कितने जिलों में है वर्तमान में, तो कितने जिलों में है, 19 जिलों में रेगिस्तान का विस्तार है। अब बात करते हैं कि रेगिस्तान में जो रेत के टीले पाए जाते हैं, उन रेत के टीलों को क्या कहा जाता है। रेगिस्तान में ऐसे रेत के टीले पाए जाते हैं। ये जो रेत के टीले हैं, इन रेत के टीलों को क्या कहा जाता है। तो रेगिस्तान में पाए जाने वाले रेत के टीलों को क्या कहा जाता है, धोरे कहा जाता है या फिर धरियन कहा जाता है। देखो, रेत के टीले और रेत के टीलों को क्या कहा जाता है, धोरे कहा जाता है। धोरे, और धोरे यदि नाम नहीं मिलेगा तो धरियन मिल जाएगा। धरियन। रेगिस्तान में पाए जाने वाले इन रेत के टीलों को क्या कहा जाता है, धोरे या फिर धरियन कहा जाता है। अब देखो, ये जो रेत के टीले हैं, ये रेत के टीले बने हुए सब इस तरह से बने हुए हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा कभी मूवी में या वास्तव में देख लिया होगा आपने, तो ये जो रेत के टीले होते हैं, इन रेत के टीलों पर कुछ इस तरह से डिजाइन बनी रहती है, इस तरह से डिजाइन बनी रहती है। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि रेत के टीलों पर जो लहरदार धारियां बनी रहती है उसे क्या कहा जाता है। बिल्कुल एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, तो याद करना है अपने को, रेत के टीलों पर लहरदार धारियों को क्या कहा जाता है। तो रेत के टीलों पर ये लहरदार धारियां बनी रहती है, इन लहरदार धारियों को उर्मी कहा जाता है। उर्मी या फिर उर्मिका कहा जाता है। रेत के टीलों पर बनी लहरदार धारियों को क्या कहा जाता है, उर्मी या उर्मिका कहा जाता है। रेगिस्तान में पाए जाने वाले रेत के टीलों को क्या कहा जाता है, धोरे या धरियन कहा जाता है। इन रेत के टीलों पर लहरदार धारियां बनी रहती है, उन्हें उर्मी कहते हैं या उर्मिका कहा जाता है। अब रेगिस्तान में क्या सारे रेगिस्तान में रेत के टीले पाए जाते हैं? अगर नहीं पाए जाते तो कितने % भाग पर रेत के टीले पाए जाते हैं? ये अच्छा सा क्वेश्चन है कि कितने % भाग पर रेत के टीले पाए जाते हैं और कितने % भाग पर रेत के टीले नहीं पाए जाते। देखो, अगली विशेषता, रेगिस्तान के कितने % भाग पर रेत के टीले पाए जाते हैं। देखो, बालू का स्तूप या रेत का टीला, बात एक ही है। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, इसका मतलब होता है कि रेगिस्तान के कितने % भाग पर रेत के टीले हैं या पाए जाते हैं। तो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र कितना है, 58.50%, यानी कि रेगिस्तान के 58.50%, 58.50% भाग पर रेत के टीले या बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अब बात करता हूं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, इसका मतलब होता है कि रेगिस्तान के कितने % भाग पर रेत के टीले नहीं पाए जाते। तो 41.50%, 58.50% भाग पर तो बालू का स्तूप पाए जाते हैं, रेत के टीले पाए जाते हैं, और 41.50% भाग पर रेत के टीले नहीं पाए जाते। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र 58.50%,
बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र 41.50%। अब अगली बात आती है कि ये जो 58.50% भाग पर जो रेत के टीले पाए जाते हैं, ये कौन कौन से प्रकार के हैं? इस रेगिस्तान में टीले कौन कौन से प्रकार के पाए जाते हैं? तो बात करते हैं टीलों के प्रकार। टीलों के प्रकार की कौन कौन से मुख्य रूप से इस रेगिस्तान में टीले पाए जाते हैं, बालू का स्तूप पाए जाते हैं अधिकतर? तो देखो, टीलों के प्रकार में सबसे पहला जो टीला है वो है आपका अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप की क्या विशेषता होती है? देखो, ऐसे बालू का स्तूप जो हवा के समानांतर बनते हैं उन्हें अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहा जाता है। क्या विशेषता है? जो बालू का स्तूप हवा के समानांतर बनते हैं, हवा के समानांतर बनते हैं, उन्हें अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहा जाता है। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहा जाता है। अपने को ये पता होना चाहिए कि कौन से बालू का स्तूप की क्या विशेषता है। अब अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप की विशेषता आपको पता चल गई कि ये बालू का स्तूप कैसे होते हैं, कौन से बालू का स्तूप को अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहा जाता है। यानी कि यूं समझ लो कि जैसे हवा चल रही है इस तरफ से इस तरफ हवा चल रही है, ऐसे हवा चल रही है, और ये जो बालू का स्तूप है ये इन्हीं के समानांतर बनते जा रहे हैं। जैसे जैसे हवा चल रही है वैसे वैसे बालू का स्तूप बनते जा रहे हैं। इन्हीं बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहा जाता है। हवा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूपों को अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप या अनुदैर्घ्य रेत का टीला कहा जाता है। अगला जो है, यहां से और क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है? तो यह सर्वाधिक पाया जाता है पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र में। सीमावर्ती क्षेत्र में। अब इस सीमावर्ती क्षेत्र में कौन कौन से जिले हैं अपने को पता है? बीकानेर है, गंगानगर है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, ये सब जिले हैं। यहां पर अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप अधिकतर पाया जाता है, जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। अनूपगढ़ का पीछे वाला क्षेत्र है लगभग, तो इन्हीं जिलों में ये अधिकतर पाया जाता है। दूसरा है, कौन सा है बालू का स्तूप? जो दूसरा बालू का स्तूप है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की क्या विशेषता है? तो देखो, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप ऐसा बालू का स्तूप होता है जो हवा के समकोण पर बनता है। हवा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप को अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। क्या विशेषता है? हवा के समकोण पर बनने वाला टीला, पर बनने वाला टीला। हवा के समकोण पर बनने वाला जो टीला होता है उसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। कैसे बनता है? जैसे हवा मान लो इस तरफ से चल रही है हवा, ऐसे हवा चल रही है, और ये बालू का स्तूप इस तरह से बनता है, बिल्कुल इसके समकोण पर, हवा के समकोण पर बनता है जो टीला, उसे ही क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। पहला क्या था? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। हवा के समानांतर बनने वाले टीले को क्या कहा जाता है? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। हवा के समकोण पर बनने वाले टीले को क्या कहा जाता है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अगला और तीसरा है आपका सबसे इंपॉर्टेंट और सर्वाधिक बार यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है, बरखान बालू का स्तूप। बरखान बालू का स्तूप।
बरखान बालुका स्तूप। बरखान बालुका स्तूप की क्या विशेषता है? तो देखो, बरखान बालुका स्तूप की विशेषता है ऐसा बालुका स्तूप जिसकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है। अर्धचंद्राकार आकृति में पाया जाने वाला जो बालुका स्तूप है उसे बरखान बालुका स्तूप कहा जाता है। बरखान बालुका स्तूप कैसा होता है मित्रों? आकृति कैसी होती है? अर्धचंद्राकार आकृति, चाहे वो कैसी भी हो, जैसे वो चाहे आकृति ऐसी हो, चाहे वो आकृति ऐसी हो, चाहे ऐसी हो, या फिर वो ऐसी है, कुल मिलाकर अपने को किस तरह से नजर आएगा? वो अर्धचंद्राकार आकृति में नजर आएगा। तो ऐसा हर बालुका स्तूप जिसकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है उसे ही हम बरखान बालुका स्तूप कहा जाता है। और ये क्वेश्चन हर दूसरे तीसरे एग्जाम में आ जाता है, काफी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ध्यान रखना है कि बरखान बालुका स्तूप किसे कहा जाता है? अर्धचंद्राकार आकृति में जो टीला बाया जाता है उसी टीले को बरखान बालुका स्तूप कहा जाता है। और ये टीला राजस्थान में बेसिकली कहां कहां पर पाया जाता है? तो यह मुख्य रूप से शेखावाटी क्षेत्र में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में। और शेखावाटी में भी यदि इस क्षेत्र का नाम पूछ ले तो एक दो क्षेत्र का आपको नाम याद रखना है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है भालेरी। भालेरी, भालेरी। और भालेरी कहां पड़ता है? चूरू में। भालेरी चूरू में बरखान बालुका स्तूप पाया जाता है। इसके अलावा यह सूरतगढ़ गंगानगर में पाया जाता है। सूरतगढ़ गंगानगर में पाया जाता है। मोहनगढ़ जैसलमेर में पाया जाता है। लूणकरणसर बीकानेर में पाया जाता है। लूणकरणसर बीकानेर, यहां पर यह पाया जाता है। बरखान बालुका स्तूप की एक और विशेषता आपको पता है, रखनी है कि जितने भी बालुका स्तूप हैं उनमें से सबसे अधिक नुकसानदायक टीला कौन सा होता है? सर्वाधिक नुकसानदायक टीला होता है बरखान बालुका स्तूप। क्यों होता है? इस बरखान बालुका स्तूप में ट्रांसेबल कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। ट्रांसफर कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि यह टीला अत्यधिक गतिशील होता है। थोड़ी देर पहले किसी और स्थान पर होता है, फिर हवा आती है, हवा के साथ ही उड़कर कहीं और स्थान पर चला जाता है। इसीलिए यह बालुका स्तूप सर्वाधिक नुकसानदायक टीला माना जाता है। कौन से बालुका स्तूप को सर्वाधिक नुकसानदायक टीला माना जाता है? तो सर्वाधिक नुकसानदायक टीला कौन सा है? बरखान बालुका स्तूप सर्वाधिक नुकसानदायक टीला होता है, क्योंकि इसमें गतिशीलता बहुत अधिक होती है, ट्रांसफर कैपेसिटी बहुत अधिक होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यह चला जाता है। ये मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के टीले हैं जो राजस्थान में अधिक पाए जाते हैं। कौन कौन से? अनुधेरे बालुका स्तूप, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप और बरखान बालुका स्तूप। इनके अलावा कुछ और प्रकार के बालुका स्तूप भी कहीं कहीं पाए जाते हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। अन्य बालुका स्तूप, कौन कौन से अन्य बालुका स्तूप है जो अपने इस रेगिस्तान में पाए जाते हैं? अन्य बालुका स्तूप, तो देखो मित्रों, अन्य बालुका स्तूप या अन्य टीले कौन से हैं? अन्य टीलों में सबसे पहला है आपका सब्र काफिज। सब्र काफिज टीला। और इस सब्र काफिज टीले को एक और नाम से जाना जाता है, इसका नाम है नेबखा टीला। नेबखा टीला, सब्र काफिज टीला, या फिर इसे क्या कहते हैं? नेबखा टीला। इस टीले की क्या विशेषता है? तो यह जो टीला है इसकी विशेषता है कि यह रेगिस्तान में झाड़ियों के पीछे बनता है। कहां पर बनता है? झाड़ियों के पीछे। झाड़ियों के पीछे बनने वाले टीले को क्या कहा जाता है? सब्र काफिज टीला कहा जाता है, या फिर उसे नेबखा टीला कहा जाता है। अगला है आपका तारा बालुका स्तूप।
तारा बालुका स्तूप। तारा बालुका स्तूप, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि तारा बालुका स्तूप कैसा दिखता होगा, तो तारे की आकृति में नजर आने वाले टीले को क्या कहा जाता है? तारा बालुका स्तूप कहा जाता है। तारे के समान यह टीला कैसा बनता है? तारे के समान, स्टार के समान बनने वाला जो टीला होता है उसे तारा बालुका स्तूप कहा जाता है। रेगिस्तान में कौन सा ऐसा टीला है जो झाड़ियों के पीछे बनता है? तो नेब का टीला या फिर उसे सब्र काफी टीला कहा जाता है। दूसरा तारा बालुका स्तूप जिसकी आकृति कैसी होती है? तारे के समान। तीसरा है सीप, सीप या फिर कभी कभी सीफ भी आ जाता है। सीप बालुका स्तूप, बालुका स्तूप, सीप बालुका स्तूप, इसकी क्या विशेषता होती है? तो सीप बालुका स्तूप की विशेषता होती है कि यह लगातार शक्तिशाली पवनों के माध्यम से एक श्रृंखलानुमा में बनता है, एक सीरीज में बनता है। इस तरह से बनता है ये लगातार श्रृंखलानुमा, इस तरह से। तो लगातार श्रृंखलानुमा बनने वाला टीला कौन सा है? सीप बालुका स्तूप, इस तरह से बनता है। अगला है आपका रेखीय बालुका स्तूप, रेखीय बालुका स्तूप, रेखीय बालुका स्तूप। रेखीय बालुका स्तूप की क्या विशेषता होती है? तो देखो, रेखीय बालुका स्तूप और सीप बालुका स्तूप लगभग एक जैसे ही टीले होते हैं। यह भी श्रृंखलानुमा बनता है और रेखीय बालुका स्तूप भी बिल्कुल श्रृंखलानुमा बनता है। ये जो टीला होता है, लेकिन ये टीला वर्ष भर एक ही दिशाओं से चलने वाली पवनों से बनता है, इसीलिए इस टीले को पवनानुवर्ती टीला भी कहा जाता है। पवनानुवर्ती टीला, वर्ष भर एक ही दिशाओं से बनने वाला टीला, या वर्ष भर एक ही दिशा में चलने वाली पवनों से बनने वाला टीला, चलने वाली पवनों द्वारा बनता है। कौन सा टीला बनता है? रेखीय बालुका स्तूप। वर्ष भर जो एक ही दिशा में चलती है पवनें, उन पवनों से जो टीला बनता है उसे रेखीय बालुका स्तूप कहते हैं, और इसे ही पवना अनुवर्ती बालुका स्तूप भी कहा जाता है। ये टीला भी श्रृंखलानुमा बनता है, लगातार इस तरह से श्रृंखलानुमा बनता है, और सीप बालुका स्तूप भी श्रृंखलानुमा बनता है। अगला कौन सा है? अगला है आपका पैराबोलिक बालुका स्तूप, पैराबोलिक बालुका स्तूप, पैराबोलिक बालुका स्तूप। यहां से भी बहुत बारी क्वेश्चन आया हुआ है। पैराबोलिक बालुका स्तूप ये कैसा होता है? तो देखो, इस टीले की आकृति महिला के हेयर पिन के समान होती है, महिला के हेयर पिन के समान। कौन सा ऐसा टीला होता है जिसकी आकृति महिला के हेयर पिन के समान होती है? तो कौन सा होता है? पैराबोलिक बालुका स्तूप। इस टीले की आकृति कैसी होती है? महिला के हेयर पिन के समान होती है। और आखिरी है आपका नेटवर्क बालुका स्तूप, नेटवर्क बालुका स्तूप, नेटवर्क बालुका स्तूप। ये जो टीला होता है ये अपने इस राजस्थान में कम पाया जाता है, और इस राजस्थान के कौन से भाग में पाया जाता है? तो देखो, राजस्थान में जो मरुस्थल फैला हुआ है, रेगिस्तान फैला हुआ है, इस रेगिस्तान के उत्तर पूर्व में पाया जाता है, उत्तर पूर्वी रेगिस्तान में, उत्तर पूर्वी रेगिस्तान में अधिक पाया जाता है नेटवर्क बालुका स्तूप। कहने का मतलब यह है कि नेटवर्क बालुका स्तूप के नेटवर्क अपने राजस्थान में थोड़े कम पाए जाते हैं, और पाए जाते हैं तो कहां पर पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी रेगिस्तान में अधिक पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी रेगिस्तान में कौन सा जिला आता है? तो देखो, उत्तर पूर्वी रेगिस्तान में अपने राजस्थान का तो हनुमानगढ़ आता है, हनुमानगढ़। यानी कि नेटवर्क बालुका स्तूप राजस्थान में तो कहां पाया जाता है? हनुमानगढ़ में। इसके अलावा फिर हरियाणा के रेगिस्तान में ये अधिक पाया जाता है नेटवर्क बालुका स्तूप। हरियाणा के कौन कौन से जिले में? हिसार जिले में, हिसार और भिवानी जिले में ये पाया जाता है, हिसार और
भिवानी जिले में। और हिसार भिवानी जिले में जो रेगिस्तान फैला हुआ है वो कहाँ पर फैला हुआ है? हरियाणा में फैला हुआ है। इस तरह से ये अन्य प्रकार के टीले पाए जाते हैं। अन्य प्रकार के टीलों में देखो सब्र काफी, जिसे नेब का टीला कहते हैं, तारा बालू का स्तूप हो गया, सीप बालू का स्तूप, रेखीय बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप और नेटवर्क बालू का स्तूप है। यहां से एक बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि निम्न में से कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? उसमें जो 4 ऑप्शन देगा उसमें से ध्यान रखना 3 नाम तो इनमें से होंगे और चौथा नाम इनसे मिलता जुलता कोई सा भी वो डाल सकता है। अगर अपने को ये नाम याद है तो उस क्वेश्चन को आप आराम से सोल्व आउट कर सकते हो, और ये याद नहीं है तो फिर क्वेश्चन तो जाएगा। इसलिए इनके नाम अच्छी तरह से पता होना चाहिए, और छोटी छोटी विशेषता लिखाई है मैंने, वो भी आपको पता होनी चाहिए। रेगिस्तान में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अथाह क्वेश्चन बनते हैं, और उस इतने बड़े सिलेबस में से मक्खन मक्खन चीजें हम पर पढ़ रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा आ सकता है, कौन सा बनता है, कौन सा बन सकता है, सभी क्वेश्चनों को विस्तार पूर्वक हम समझ रहे हैं और विस्तार पूर्वक देख रहे हैं। तो देखो आज की क्लास में यहीं तक। नेक्स्ट इसके आगे का जो पार्ट है वो अगली क्लास में देखेंगे मित्रों। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।